हेलो बच्चों, वेलकम टू वाई पढ़ाई। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी कि उसने क्या करा था कि एक पतली सी बहुत ही ज़्यादा पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करके ये देखा था कि जितना भी मास होता है एटम का, वो सेंटर पे सिचुएटेड है। और सॉरी, जितने भी मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्रॉस कर पा रहे थे उस गोल्ड फॉइल को। दैट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम वो जो है खाली है। अधिकतर हिस्सा किसी भी एटम का जो है वो खाली है। तो कमिंग बैक, इस वाले बॉहर मॉडल में क्या पढ़ेंगे हम कि जो अर्न्स्ट रदरफोर्ड की लिमिटेशंस थी कि भाई मेरा जो एटम है, अगर उसका सारा मास सेंटर पे है यहाँ, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो भाई अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के चारों तरफ घूम रही है कंटिन्यूसली, तो वो अपनी एनर्जी ज़रूर लूज कर रही होगी, खो रही होगी। तो ऐसा होना चाहिए कुछ टाइम बाद कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरी तरह ख़त्म हो जाए और ये घूमते घूमते स्पाइरल वे के अंदर आता हुआ इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए, जिससे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल करे और एटम ख़त्म हो जाए। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी उसकी रदरफोर्ड मॉडल की, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो वो इस न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर रहा। भाई एनर्जी खत्म करके अंदर गिर जाना चाहिए, एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि एटम, एज वी ऑल नो, इज इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी खत्म नहीं हो सकता। तो इस लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए आगे आया नील बोर। नील बोर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है जब हम एटम के मॉडल की बात करते हैं। 1913 में उन्होंने अर्न्स्ट रदरफोर्ड मॉडल और मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था। किसी भी जो फोटॉन है या पार्टिकल है, उसकी एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी होगी, और नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी आ जाएगी, यानी एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच यू, एन एच न्यू। न्यू इज द सिंबल फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। तो हाँ, तो इन दोनों के जो दिए गए मॉडल्स थे, इन दोनों के जो दिए गए ज्ञान थे, नॉलेज थे, उसको आगे बढ़ाते हुए नील बोर ने अपना काम शुरू किया। और उसका उद्देश्य ये था, उसका मोटिव ये था कि उसे उन लिमिटेशंस को ओवरकम करना था। उसे जानना था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एनर्जी लूज कर रहा है तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर अगर वो लूज कर रहा है तो खत्म हो जाना चाहिए, और अगर लूज नहीं कर रहा है तो फिर वो घूम कैसे रहा है, आ कहाँ से रही है इतनी सारी एनर्जी। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए नील बोर खुद उतरा कि भाई मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा। और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। उसने एक्सपेरिमेंट क्या करे, उन बातों पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, वो हमारे काम की नहीं है, वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे लिए मेन ये जानना है कि उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कंक्लूजन क्या निकाला। यानी बॉर मॉडल अपने आप में जो मॉडल है, उसके मेन पॉस्टुलेट्स क्या है। मेन पॉस्टुलेट्स का मतलब कि बॉर मॉडल ने ऐसी क्या मेन बात बताई जो पहले के मॉडल नहीं बता पाए। दूसरी चीज़ ये कि इस बॉर मॉडल की मदद से हम एटम के बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि अ, ये जो है, ये सर्कुलर नहीं होती, इलेप्टिकल होती है। बॉर का मॉडल आने तक यही माना जाता था कि ये सर्कुलर होती है। सर्कुलर और इलेप्टिकल का फर्क आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप समझ जाएंगे कि देखिए, अगर ये सर्कुलर है ना, ये इलेप्टिकल है, यानी ओवल जिसको कह सकते हैं। ठीक है, या तो कमिंग बैक, ये जो है ऑर्बिट्स, यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन्स मेरे घूमते। इन ऑर्बिट्स की रेडियस क्या होती है। रेडियस मतलब सेंटर से इनकी दूरी कितनी है, ये भी हम बॉर मॉडल की मदद से पता लगा पा रहे हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। जो इसके आगे वाली ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी, यानी इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में फ़र्क होगा, ये फ़र्क कितना होगा, ये भी हम बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, क्या स्पीड से घूम रहा है, या उस ऊपर वाले की कितनी है। यानी नील बोर का मॉडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें एटम के फिजिकल पैरामीटर्स को जानने में मदद करता है कि अगर एटम है तो उसकी रेडियस क्या है। ठीक है, एटम है तो उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, एटम है तो उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। ये सब बातें हमारे लिए नील बोर मॉडल से पता चलती है। तो मैं आगे चलता हूँ, हम वापस आएंगे इसी डायग्राम पे। पहले वो मेन पॉस्टुलेट्स को देख लेते हैं।
तो बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा पार्ट है लेकिन बहुत ज़रूरी है ये मॉडल, अगर आप एटम के बारे में अपनी नॉलेज को एडवांसमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो मेन पॉस्टुलेट्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉस्टुलेट, ये पॉस्टुलेट एज इट इज इसने रदरफोर्ड मॉडल से उठाया, और क्योंकि आप सब लोग ये बात पहले से जानते हैं कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है और जितना भी मास है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, और वो बेचारा कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब क्या है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाती है। क्या इसका मतलब ये है कि सन के चारों ओर एक रोड बना रखी है अपन ने जिसके ऊपर अर्थ घूमे जा रही है, घूमे जा रही है? पर ऐसा तो नहीं है। दैट मीन्स ऑर्बिट इज नॉट अ फिजिकल पाथ, फिजिकली कोई रास्ता नहीं है वो एक इमेजिनरी रास्ता है, एक ऐसा रूट है जिसको अर्थ कंटिन्यूसली लगातार फॉलो करती है, जो स्टेशनरी है वो रूट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। इन द वेरी सेम सेंस आर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स एज पर बोर थ्योरी। बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि वो इलिप्टिकल होती है, सर्कुलर नहीं, लेकिन अभी मानते हैं हम बोर के लेवल तक की बात करेंगे। इन एनर्जी ट्रांजिशन, इन एनी एनर्जी ट्रांजिशन h nu energy is released or absorbed depending upon the transition. This point is really very important और ये आपको आगे समझने में बहुत चीज़ों को मदद करेगा। जैसे कि इस डायग्राम को देखिएगा, ये डायग्राम है हमारे सामने, राइट? अब समझना क्या है कि देखो, ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ ताकि हम लोग समझ पाए उसे, लेट्स से ये एक मेरा इलेक्ट्रॉन है। कौन से ऑर्बिट में, आप सबको पता चल रहा होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब ये जब फर्स्ट से हायर में जाएगा, चाहे सेकंड में जाए, चाहे थर्ड में जाए, चाहे फोर्थ में जाए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से हायर वाले ऑर्बिट में जाएगा, चाहे वो फर्स्ट से सेकंड में जाए, चाहे फर्स्ट से थर्ड में, या फर्स्ट से फोर्थ में, या सेकंड से फोर्थ में, या सेकंड से एट्थ में, किसी में भी छोटे से बड़े में जब जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या समझे क्या आप? कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल है फर्स्ट वाला, इससे फोर्थ में आ रहा है, फर्स्ट की एनर्जी कम है, फोर्थ की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है? अब अगर इलेक्ट्रॉन को छोटे से बड़े में आना है तो उसे बड़े के बराबर एनर्जी रखनी पड़ेगी। इसलिए वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी जो बाहर से एनर्जी मिल रही है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर समा लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद मान लो यही मेरा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को एहसास हो गया कि मैं घर से बहुत दूर हूँ, घर से बहुत दूर हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो घर जाना पड़ेगा वापस। तो ये क्या करेगा कि इस फोर्थ के, अब देखो घर से मेरा मतलब ये था यहाँ पर कि जब कोई चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट पे आती है, जैसे मैं यहाँ, ये नॉर्मल स्टेट है, इससे मैं अगर इस एनर्जी स्टेट पे आ जाता हूँ, ठीक है, जो कि पहले से ज़्यादा एनर्जी स्टेट है, तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करी है। जितनी एनर्जी मुझ में नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा एनर्जी अगर मैंने बाहर से एब्जॉर्ब कर ली है तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, और मैं अनस्टेबल हो गया तो सिस्टम भी अनस्टेबल हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ जाएगा सॉरी, तो थोड़ी देर तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। बट आफ्टर सम टाइम वो एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने लगेगा, उसे वापस आने का मन करेगा, और जब वो अपने घर को वापस लौट के आएगा तो वो क्या करेगा, उतनी ही एनर्जी को रीलीज कर देगा। और वापस एज इट इज अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन छोटे लेवल से बड़े लेवल में जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और बड़े से छोटे में आएगा तो उतनी ही एनर्जी जितनी उसने यहाँ से यहाँ जाते वक्त एब्जॉर्ब करी थी, ठीक उतनी ही वापस बाहर रिलीज करता हुआ अपनी जगह लौट जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं आया हो तो कमेंट्स
मैं बताएं मुझे कि क्या प्रॉब्लम लगती है आपको, बिल्कुल उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। When this energy is marked on a photographic plate, then single spectral line or line spectrum is observed. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बोहर का ये रदरफोर्ड का एक अपने आप में लिमिटेशन भी था ये, कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, यानी जब हम रिलीज हुई हुई एनर्जी को एक फोटोग्राफिक प्लेट पे उतारते हैं, तो उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस होना चाहिए ना, लगातार एनर्जी रिलीज हो रही है तो लगातार कंटिन्यूस आना चाहिए ना, बीच बीच में टूट कैसे जाता है वो स्पेक्ट्रम? का मतलब बीच बीच में कहीं पे डिसरप्शंस आ रहे हैं, तो ये एक लिमिटेशन था उसका वहां पर। और उसी लिमिटेशन को वापस इसने यहाँ पर एक पोस्टुलेट बना करके लिखा है कि जो एनर्जी हम फोटोग्राफिक प्लेट पे मार्क करते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाती है, बैंड स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाती है। ठीक है, दिस इज अनदर पोस्टुलेट। और अब इस पूरी थ्योरी का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, जो कि आगे सारे बनने वाले फॉर्मूलाज को कमांड करेगा, जज करेगा, गार्ड करेगा। ठीक है, देखो वापस आओ इसी बात पर। हाँ गए हम, ये रहा। ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज वाला तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। एक बार जरा बैक करके ये सारी पर्पल ड्राइंग हटा दूं ताकि आपको एक नई बात समझ। चलो आगे चलते हैं। देखो बात यह है कि मेरा जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को देखता हूं मैं, एक काम करता हूँ, एक नया डायग्राम बनाता हूँ ताकि और अच्छे से हम लोग समझ पाए, और थोड़ा सा रफ बनाएंगे इस डायग्राम को ताकि मेन पॉइंट को समझ सकें। लेट्स से ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट। समझ पा रहे हैं बात को? ये एक ऑर्बिट है, हाफ पार्ट दिखा रहा हूँ मैं इसका, समझना है हमें केवल। और इस ऑर्बिट में मेरा ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ हो क्या रहा है कि कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ इंडिविजुअली, इस अकेले इलेक्ट्रॉन पे बीत क्या क्या रही है, कि हो क्या क्या रहा है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या क्या फोर्सेस से सब्जेक्टेड है, ये कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही है, क्या क्या बिहेवियरल पैटर्न इसके अंदर आता है। पहली बात तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन के दौरान इस पे लग रहे फोर्सेस की बात करेंगे, तब नहीं जब ये ट्रांजिशन कर रहा होगा। ठीक है, ट्रांजिशन कभी कभी होता है, बहुत ही अनफ्रीक्वेंट टास्क है वो, नॉट दैट फ्रीक्वेंट, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ तब बात करेंगे जब ये कंटिन्यूसली उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। देखो आप लोग फिजिक्स में बात पढ़ चुके होंगे बचपन में, नाइन्थ टेंथ में, नाइन्थ टेंथ बचपन का हुआ, एट्थ में, सेवेंथ में, नाइन्थ में, जब भी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दो तरह के फोर्सेस होते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक सर्कल में घूम रहे होते हैं, तो सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल, और सेंटर के बाहर फेंकने वाला फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल। इन द वेरी सेम सेंस इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, जिसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। और अंदर की तरफ भी लग रहा होगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि है इलेक्ट्रॉन अंदर प्रोटॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन। तो बेसिकली होगा क्या, एक तो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। समझ रहे हो? यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो एक ताकत है जो उसे बाहर फेंकना चाहती है, और एक ताकत है जो उसे अंदर खींचना चाहती है। होता क्या है कि ये फोर्स, कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था मेरा, ये वाला और ये वाला फोर्स, ये दोनों आपस में एग्जैक्टली बराबर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे इस तरफ से हाथ को पकड़ के कोई एक इंसान खींच रहा है, और उस तरफ एक और इंसान, अगर उन दोनों की खींचने की ताकत ठीक एक दूसरे के बराबर है, तो मैं मेरी जगह से एक इंच भी नहीं लूंगा। इन द वेरी सेम सेंस, ये इलेक्ट्रॉन जिसको एक तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर फेंकना चाह रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अंदर खींचना चाह रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ होता क्या है कि न तो उसको बाहर फेंक पाते ना अंदर ले पाते, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देते, एक दूसरे का काम खत्म कर देते। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल सी चीज़ थी।
एक बार अगर नहीं आया हो तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो के इस पॉइंट को दोबारा देख ले कि जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो करके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पर रोके रखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को उस कंटिन्यूस मोशन में इन्वॉल्व रखते हैं, और यही वो पॉइंट है जो रदरफोर्ड के उस लिमिटेशन का जवाब है। जो रदरफोर्ड की दिक्कत थी कि अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसे, तो बात यह है कि नहीं हो रही एनर्जी रिलीज। एक फोर्स है जो उसको बाहर प्रोपेल कर रही है, एक फोर्स है जो उसको अंदर खींचना चाह रही है। उन दोनों को बैलेंस करने के लिए वो चारों तरफ एक ही पॉइंट पे घूमता रहता है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन एंड द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हियर बीइंग इक्वल मेक्स द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट इन इट्स ओन ऑर्बिट। आई होप समझ में आया होगा आपको। एनीवेज मूविंग अहेड, तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आ जाता है यहाँ पे। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना चाहता है। अब आगे चलते हैं, आगे हम आते हैं सीधे इसके एप्लीकेशंस पे। देखिए इसका न्यूमेरिकल पार्ट ही मेन है। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, पोस्टुलेट्स को डायरेक्टली पूछता नहीं है, लिमिटेशंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इतना मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत सिंपली कोई भी एक बार पढ़ेगा तो उसे याद हो ही जाएगा। मेन बात है इसकी एप्लीकेशंस की, मेन बात है इस पे बनने वाले क्वेश्चंस। ये जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टूवर्ड्स विच वी शुड एम्फेसाइज। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे जोर देना चाहिए, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो जो फिफ्थ पोस्टुलेट हमने पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, उसको न्यूमेरिकली हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं, kz e² / r²। देखो जब आपको याद हो अगर, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो दो चार्ज होते हैं kq1 q2/r², कि अगर ये दो चार्ज है, एक है q1 और दूसरा है q, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो इन दोनों के अंदर लगने वाला जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा kq1 q2/r²। और इसी फॉर्मूले से जो मैंने है यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया है kz e²/r²। देखो कंफ्यूज मत हो ना, q1 q2 वहां पर दो अलग अलग चार्जेस थे, यहाँ पर उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि जो दो चार्जेस है वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, परंतु चार्ज दोनों पे बराबर है, राइट। सो kz e², ये फॉर्मूला उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है, उसी से बनाया हुआ फॉर्मूला है, थोड़े बहुत चेंजेस करके। जैसे z यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिनोट कर रहा है, k यहाँ पर जो k है ये अलग कांस्टेंट है और वहां पर जो k है वो अलग कांस्टेंट है। e² जो है ये यहाँ पर अलग कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये बताता है। r उनके बीच की डिस्टेंस है जो कि यहाँ पर काफ़ी हद तक वेरी करेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, उस पर डिपेंड करेगा ना r की वैल्यू क्या होगी, भाई फर्स्ट में है, सेकंड में है, किस में है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, मास क्या है, उस पार्टिकल का मास है, वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी है, r वापस वही रेडियस पे आ गए हम। तो बात यह है यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन बन के आ गया है, यानी मैं अब इन सब वैल्यूज़ को एक दूसरे से रिलेट कर सकता हूँ। यानी उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो उसके मास से इस तरीके से रिलेटेड है, वेलोसिटी से इस तरीके से, रेडियस से इस तरीके से। बात यह है कि ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ जाता है, लेकिन अपने को ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है। मैं जिनके ऊपर भी Q* मार्क कर रहा हूँ वो सब कांस्टेंट है, जैसे k कांस्टेंट, z एक्चुअली कांस्टेंट है नहीं, z तो वेरी करेगा, इसके साथ में एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बदलेगा तो वो भी बदलेगा। इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, सिर्फ z बदलेगा, r बदलेगा, v बदलेगा, सिर्फ ये तीन चीज़ें बदल सकती। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने तीन अलग अलग फॉर्मूले बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। सबसे पहला है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कि किसी भी रेडियस निकालनी हो आपको ऑर्बिट की तो वो कैसे निकालेंगे हम। सिंपल फॉर्मूला है 0.529 × n²/z। अब z तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, z इज़ द एटॉमिक नंबर, अंडरस्टूड बात है। n जो होता है मेरा, n कुछ और नहीं होता, n का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर ऑफ शेल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल। पहले शेल में है तो अलग रेडियस आएगी, दूसरे में है तो अलग, तीसरे में है तो अलग, चौथे में है तो अलग।
शेल का मतलब ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो शेल इज बेसिकली ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन सी है उसके ऊपर रेडियस डिपेंड करेगी। और सिंपल बड़ा फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और यहाँ पर जो यूनिट आती है ना, यहाँ पर वो यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर आप इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें मैं मान के चलता हूँ कि कोई बच्चा अगर 11th में पढ़ रहा है तो वो छोटी चीज़ें सीख रहा होगा या सीखना चाहता होगा, इसलिए सीख लेगा। एंगस्ट्रॉम, मीटर, ये सब तो कर सकते हैं। वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन। जेड वही उसका एटॉमिक नंबर, एन उसका क्या है, एन उसका ऑर्बिट नंबर है। और यहाँ पर जो यूनिट निकल के आती है वो यूनिट निकल के आती है मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी एक जनरल यूनिट है। हम सब यही पढ़ के आए हैं हमेशा। तीसरी हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की जो फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू उस ऊपर दिए गए रिलेशन में पुट करके मैंने निकाला है। समझने की बात यह है कि ये माइनस साइन का यहाँ क्या काम है। तो जो बच्चे थोड़े भी समझदार हैं, जो बच्चे बिल्कुल इस चीज़ को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि एनर्जी ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। एनर्जी का सिर्फ मतलब यही होता है कि माइनस का मतलब क्या होता है एनर्जी का। माइनस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, माइनस एनर्जी के टर्म्स में दूसरी बात और बताता है कि रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है एज पर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो कि यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। वो सब जैसे ही अपन आगे की बातें करेंगे तब समझेंगे। अभी मेरे लिए माननी बात यह है कि ये 3 फॉर्मूले मेरे इस बॉर मॉडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पे मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूँ और करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास होगी वो पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस पे होगा। 5-6 तरीके के न्यूमेरिकल करके देखेंगे और समझेंगे कि बात क्या है यार। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो पूरा बॉर मॉडल है ना, इसकी छोटी सी प्रॉब्लम है। वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो ये सर्कुलर ऑर्बिट मान के चल रहा है इसको। ये एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बॉर मॉडल है, इस बॉर मॉडल के बारे में मैं अभी आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रख रहा हूं यहाँ पे। क्लू मान लो, क्यों मान लो, कुछ भी मान लो, इस चीज इसके बारे में आप लोगों को विचार करना है, सोचना है इस क्लास के बाद में। बात यह है कि ये नील बॉर का मॉडल जो है ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए काम करता है। ओनली एप्लीकेबल टू, ठीक है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यानी कि ये जो बॉहर मॉडल है उसकी मदद से जो रेडियस हम निकालते हैं या वेलोसिटी हम निकालते हैं या फिर एनर्जी जो हम निकालते हैं, वो हम या तो सिर्फ हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की निकाल सकते हैं। यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब ओनली वन इलेक्ट्रॉन की ऐसी स्पीसीज जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन खुद हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया। बेसिकली सारी ऐसी ने बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं भगा दिए हैं, सिर्फ एक रख रखा हो हाइड्रोजन की तरह। उन सब पे एप्लीकेबल है और किसी पे भी नहीं। बात थोड़ी अटपटी इसलिए लगती है क्योंकि भाई एटम तो सारे एक जैसे है ना भाई, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फॉर्मूला तो वही लगना चाहिए, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स, वही न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन, उतना ही मास, उतना ही चार्ज, सब कुछ वही, सिर्फ नंबर कुछ बढ़ जाते हैं। और ये बॉर मॉडल फिर एप्लीकेबल नहीं होता। यानी जब तक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तब तक एप्लीकेबल है, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा पैदा हो जाता है और मैं चाहता हूँ आप लोग इस सवाल का जवाब खुद से ढूंढ के लाओ। ढूंढने की कोशिश तो करो एटलीस्ट, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में सेम बात पर डिस्कस करें तो दैट वुड क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ आई शुड से enthusiasm among the network, राइट। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं।
तब तक के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।